हाय, मैं देख रहा हूँ मैं इसको कैमरा को थोड़ा और बेहतर कर सकूँ। कैसे हैं आप? आज हमारी कौन सी वीडियो होगी? 7वीं, छठी, 7वीं होगी कुछ इस तरह की। मैं वीडियो के ऊपर डाल दूंगी टाइटल। तो हम अपना टेस्ट कर रहे थे, चेस ड्राइविंग वेबसाइट पे है। इसके 6 टेस्ट हैं, जो छठा टेस्ट है वो हम कर रहे हैं और इसमें 40 सवाल हैं और अभी जो है हम वो 29वें सवाल पे हैं, 29। तो 29वां सवाल ये है, if you are involved in an accident, you must show evidence that you have insurance or some form of financial responsibility in effect. तो अगर आपको एक्सीडेंट हो जाता है या अगर आप किसी एक्सीडेंट का हिस्सा है किसी भी गलती की वजह से, तो आपको सबूत दिखाना चाहिए कि आपके पास इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है कैलिफोर्निया में क्या अमेरिका में, क्या दुनिया के बहुत सारे ममालिक में आपके पास इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस जो होता है वो एक ज़मानत होता है। मतलब इसका इस्तेआरा जो मेटाफर जो कि बेहतरीन है, जो जैसे एक आम इंसान को समझाया जा सकता है, वो है ज़मानत देना। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अक्सर झगड़े होता है, तो अगला बंदा बोलता है, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इसकी ज़मानत दे रही हूँ, ये गलती नहीं करेगी दोबारा। तो इंश्योरेंस जो है वो ज़मानत की एक शक्ल है और उसकी भी एक दुकान, एक इदारा बना हुआ है, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जो कि बेचता है आपको वो ज़मानत। लेकिन वो फ्री में नहीं बेचता, आपको पैसे देने पड़ते हैं उस ज़मानत को खरीदने के लिए। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने दोस्त को बोला, यार तू मेरी ज़मानत दे दे, और आपका दोस्त बोले चल तू मुझे 50 50 रुपए जो है ना हर हफ्ते के दियो, फिर मैं तेरी ज़मानत दूंगा। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई गलती की है और आप नहीं मिल रहे किसी को, तो अगला शख्स जो है वो ज़िम्मेदार होगा क्योंकि उसने आपकी ज़मानत ली है, यानी आपने जो भी गलती की उसका ज़िम्मेदार होगा। तो इंश्योरेंस जो है वो ज़मानत की एक शक्ल है और ये ज़मानत सिर्फ इंसानों की नहीं, आप गाड़ियों की भी ले सकते हैं, आप घरों की भी ज़मानत ले सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके ये मेरी ज़मानत है, तो जो घर की ज़मानत लेगा, ये मेरी ज़मानत है कि आपके घर को कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो मैं संभाल लूँगा। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके घर में चोरी होती है या आग लगती है, तो वो जो ज़मानत जिससे आपने खरीद ली है पैसे दे के, वो ज़िम्मेदार होगा कि वो आपको या तो पैसे दे, आपको घर सही करके दे। अ, तो अब मैं सोच रही हूँ लाइफ इंश्योरेंस का फिर क्या मतलब होगा। मेरे ख्याल में वो भी ज़मानत ही होगी कि अगर आप मर गए तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, यानी अगर आपका इंतकाल हो गया तो जो भी मसला होगा वो मेरी ज़िम्मेदारी है। तो वो यानी अगर आपके मरने के बाद जो नुकसान होगा वो उसको कैसे हम भरेंगे। बड़ा अजीब सा लग रहा है कि इंसान, हाँ, ज़मानत का मेटाफर पता नहीं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में होना तो वही चाहिए टेक्निकली। मतलब अगर कुछ गलती हुई, कोई मसला हुआ तो मेरी ज़िम्मेदारी है। तो अगर आप मर गए लेकिन वो गलती तो नहीं है ना, हाँ, लेकिन आपका गलती से भी इंतकाल हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इस तरह की चीज़ें। हमारे यहाँ तो खैर नहीं लेते लाइफ इंश्योरेंस, मतलब अल्लाह की मर्जी थी, बंदा चला गया तो चला गया, तो वहाँ पे कैसे लाइफ इंश्योरेंस चलेगी। मुझे लग रहा है ज़मानत वाला मेटाफर इतना अच्छा नहीं है। लेकिन यार हर जगह तो काम कर रहा है, घर के मामले में काम कर रहा है, कार के मामले में कहाँ काम कर रहा है, इंसान के मामले में। यानी वो इंश्योरेंस ज़मानत देने वाला बोल रहा है, जैसे आपने पैसे देके ज़मानत खरीद ली है कि ये बंदा नहीं मरेगा, अगर ये गलती से मर गया या किसी भी तरह से मर गया तो मेरी ज़िम्मेदारी है। हाँ, लेकिन ज़िम्मेदारी किस चीज़ की? वो जो बंदा वो जो ज़िम्मेदारियाँ निभाता था वो चीज़। लगता तो ये जैसे आपके घर की ज़मानत लेते हैं, तो घर में अगर आग लग गई और आपकी टेबल जल गई है, तो जिससे आपने ज़मानत दी उसकी ज़िम्मेदारी को आपको टेबल ला के देगा, यानी आपके नुकसान को पूरा करेगा।
हाँ, मतलब ज़मानत जो है वो नुकसान को पूरा करने का एक तरीका है, तो किसी की जान जाना एक नुकसान है, तो उस उसको पूरा कैसे किया जा सकता है? मैं सोच रही हूँ बूढ़े लोग तो मरते ही हैं, अच्छा मैं भी बूढ़ी हो जाऊँगी तो मर जाऊँगी। हाँ, मुझे लग रहा है इंसान का चले जाना एक नुकसान है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो आपने एक ज़मानत मुझे लग रहा है ज़मानत का मेटाफर इतना अच्छा नहीं है। यानी आपने एक नहीं यार, ज़मानत का मेटाफर मुझे अच्छा लग रहा है। समझ आ रहा है कि ज़मानत ये मेरी गारंटी है कि कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो मैं सँभाल लूँगा। नहीं, नहीं, मेरे ख़्याल में इंश्योरेंस में होता है कि अगर कुछ हो गया तो हम सँभाल लेंगे। पहला वाला पार्ट नहीं होता कि मेरी गारंटी है कि कुछ नहीं होगा। नहीं, नहीं, अगर कुछ हो गया तो हम सँभाल लेंगे। तो अब सही है, अगर अब जान भी चली जाती किसी की तो हम सँभाल लेंगे। हाँ, अब ज़मानत का दूसरा मेटाफर कि अगर कुछ होगा, अगर इस बंदे ने दोबारा गलती की तो मैं सँभाल लूँगा या मैं ज़िम्मेदार हूँ, उस नुकसान को पूरा करने का, उस नुकसान की भरपाई करने का। तो आपके पास हमेशा जो होता है वो इंश्योरेंस होना चाहिए। हमारे मुल्क में तो नहीं लेते, हमने अल्लाह अल्लाह तवक्कुल रहते हैं। हाँ, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल अल्लाह तवक्कुल ही रहना चाहिए हमें, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें भी वैसे सोचना चाहिए कि अगर कोई अचानक से कोई हादसा वगैरह हो जाए तो क्या होगा? लेकिन फिर ये आता है कि कितना सोचेंगे यार, कितनी चीज़ों के बारे में सोचेंगे? उसकी भी एक हद होनी चाहिए ना कि मिसाल के तौर पर मैंने घड़ी ली, तो अब मैं घड़ी की भी ज़मानत करवाऊँ किसी से। मैंने एक कैप ली है, इसकी भी ज़मानत कराऊँ, चश्मा लिया है, इसकी भी ज़मानत कराऊँ, घर लिया है, उसकी भी ज़मानत कराऊँ, स्कूल में दाखिला लिया, उसकी भी ज़मानत कराऊँ। तो इंश्योरेंस जो है वो कितना किस-किस चीज़ की आप ज़मानत लेंगे, जितनी आप ज़मानत लेंगे उतने ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों की ज़मानत तो ज़रूरी है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कि अगर मैं बीमार हो जाऊँ या कुछ इस तरह हो जाए तो कोई हो जो अ, उस 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 उसमें मेरी मदद कर सके। तो यूरोप के अंदर तो हेल्थ इंश्योरेंस है, हमारे पास जो है वो अमेरिका में नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है। अगर आप मिलिट्री का हिस्सा हैं तो फिर आपको वो देते हैं, थोड़ा बहुत वो इंश्योरेंस देते हैं आपको, यानी आपकी फैमिली का इलाज वगैरह मुफ्त मुफ्त तो नहीं होता, आपके पैसे कट रहे होते हैं, लेकिन आपने इंश्योरेंस खरीदा हुआ है तो उसके पैसे आप दे रहे होते हैं। चलें जी, 29वां सवाल तो हाँ, उससे पहले मुझे एक बात याद आई कि ये जो ज़मानत का लफ्ज़ है जो हम अपने आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, मैं सोच रही हूँ ये ज़मानत का लफ्ज़ कहाँ से आया है? क्या ये मतलब हमने कानून की ज़बान बनाना शुरू की, कवानीन बनाना शुरू किए और हमने वहाँ ज़मानत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और फिर हमने उसको आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करना जो है वो शुरू कर दिया और उसको जो है हमने सोचना जो है वो शुरू कर दिया। मैंने फाइनल ग्रेड सबमिट कर लिया तो अब बच्चों के ईमेल्स आ रही हैं। हाँ, मुझसे पूछ रहे हैं ये क्या हुआ, वो क्या हुआ? खैर, तो ये ज़मानत का लफ्ज़ कहाँ से आया? या ये हमारी ज़िंदगी में मौजूद था और हमने कानून को इसके अंदर इस्तेमाल किया है? अच्छा सवाल है, सोचा जा सकता है। ओके, तो क्या करना चाहिए? सो 29वां सवाल दोबारा दोहरा देते हैं। इफ़ यू आर इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट, यू मस्ट शो एविडेंस दैट you have insurance or some form of financial responsibility in effect. तो ये आपको कब बताना चाहिए कि आपके पास इंश्योरेंस और इस तरह की चीज़ें हैं? तो इसका जवाब भी मुझे रट गया है, इफ़ द अदर ड्राइवर आस्क्स टू सी इट।
अगर जो अगला ड्राइवर है जो कि इन्वॉल्व है हादसे में, वो अगर आपसे पूछे तो आप उसको बताएं। तो तीसरा सवाल, इफ़ अ पर्सन इज क्रॉसिंग द स्ट्रीट एट अ कॉर्नर विदाउट क्रॉस वॉक्स यू शुड। अगर बंदा जो है वो क्रॉस वॉक नहीं है लेकिन बंदा फिर भी जो है रोड क्रॉस कर रहा है, क्या करना चाहिए? तो ये कैलिफोर्निया है, यहाँ पर जे वॉकिंग इसको कहते हैं। यानी अगर कोई सिग्नल नहीं है या सिग्नल है भी तो आप चल सकते हैं, कोई मना नहीं है आपको जे वॉकिंग। तो लेट द पर्सन हैव द राइट ऑफ द वे, इसका जवाब भी मुझे रट गया है क्योंकि ये कैलिफोर्निया स्टेट का कानून है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलीगल यूज ऑफ कैलिफोर्नियन ड्राइवर लाइसेंस। कैलिफोर्निया के ड्राइवर लाइसेंस का गैर कानूनी इस्तेमाल कब होता है? इसका जवाब भी मुझे रट गया है। सीधा सा जवाब है, जब आपको डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल वालों ने, डीएमवी वालों ने कहा है कि आपने गाड़ी नहीं चलानी है, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो गया, आप ड्राइविंग लाइसेंस वापस कर दें और आप इस तरह की कोई चीज़ नहीं मान रहे तो गैर कानूनी होगा। उसका जवाब है कीपिंग योर लाइसेंस आफ्टर डीएमवी आस्क यू टू रिटर्न इट। तो उन्होंने कहा है आपको कि आप लाइसेंस वापस कर दें लेकिन आपने फिर भी रखा हुआ है, तो ये आपके ड्राइविंग लाइसेंस का गैर कानूनी इस्तेमाल है। 32वां सवाल, व्हेन यू हेयर द सायरन और सी द रेड इमरजेंसी लाइट ऑफ अ क्लोजली अप्रोचिंग इमरजेंसी व्हीकल यू मस्ट। सो तो इमरजेंसी व्हीकल्स जो होती हैं वो पुलिस की गाड़ी, ट्रैफिक, फायर 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 ब्रिगेड वालों की गाड़ी, एम्बुलेंस और इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं उनको इमरजेंसी व्हीकल कहा जाता है। तो व्हेन यू हेयर द सायरन और सी द रेड इमरजेंसी लाइट ऑफ, अगर आप उसका सायरन सुने या उसकी रेड लाइट को देखें तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब में मुझे रट गया है कि आप अपने राइट साइड पे जाएं, क्योंकि यहाँ पे आप राइट साइड पे गाड़ी चलाते हैं यूएसए में, और फिर रुक जाएं। और जब आप रुक जाएंगे तो अगली गाड़ी को जाने का जो है वो रास्ता मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब आप पाकिस्तान में एम्बुलेंस और इस तरह की फायर ब्रिगेड की गाड़ी को जाने की जगह दें। हम बंदी है ना मैसेज के बारे में सोच रही हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान से, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इतनी हाई फाई अच्छी टीचर नहीं हूँ, शायद मैं गलतियाँ कर दूँ इस तरह की। तो जब बच्चे मुझे से सवाल पूछना मुझे बड़ी नर्वसनेस होती है, हालांकि मैं अपने आप को डिफेंड कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी एक वो ऐसा लगता है ना कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वाले लोग, ये तो भाई हमारे हमारे जैसे तो हो ही नहीं सकते, इनको तो कुछ भी किया जा सकता है, इनको क्या पता है। और उनको, हमें लोग जो वो अच्छी रेटिंग्स भी नहीं देते, हमारे बारे में अच्छी बातें भी नहीं बोलते, बहुत तासुब है उनके बारे में, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ सफ़ेद बालिग अमेरिकन मर्द जो है वही आपको अच्छा पढ़ा सकता है, वही अच्छी ड्राइविंग कर सकता है, वही अच्छा मुल्क का सदर बन सकता है। इसके अलावा बाकी जितने और हम जैसे ब्राउन लोग, शख्सियत और थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आने वाले लोग, उनको समझते हैं कि हमारे तो कोई औकात ही नहीं, हमें तो कुछ पता भी नहीं है, हमें तो यहाँ का अंडर ग्रेड का बंदा भी चैलेंज कर दे तो वो सही होगा, हम गलत होंगे। तो वो जो तासुब है लोगों के बारे में, लोगों के जहनों में हमारे मतलब, मुझे उसके बारे में पता है, तो मुझे बड़ी नर्वसनेस होती है। और मुझे पता है कि वो क्यों होती है, इसलिए नहीं कि मैं काबिल नहीं हूँ, बल्कि इसलिए होती है कि उस तासुब के बारे में ना सोचना बहुत ही नामुमकिन सी बात है, क्योंकि आपको ज़िंदगी भर कहा गया है कि तुम तो काबिल ही नहीं हो, तुम तो काबिल ही नहीं हो, तुम तो काबिल ही नहीं हो। तो हम अगर कोई फ़ैसला भी लेते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने फ़ैसले के ऊपर एतमाद हों। तो मैं वो प्रैक्टिस कर रही हूँ आजकल कि मुझे अपने फ़ैसले के ऊपर एतमाद होना चाहिए। अ, और ये वही बात है जो मैंने पहले भी कही थी कि आपको अपने उसूल बनाने चाहिए और उन उसूलों के तहत आपको ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हाँ, तो मैं उस चीज़ से भी जो हूँ वो आजकल निपट रही हूँ। इतना आसान नहीं है यहाँ यहाँ थर्ड वर्ल्ड, सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड बंदे का इस मुल्क में रहना, जहाँ ऐसा लगता है हर कोई ही आपके खिलाफ है। अच्छा जी, 33वां सवाल देख लेंगे जो भी होगा। 33वां सवाल, इफ़ योर व्हीकल हैज़ अ स्टीयरिंग व्हील लॉकिंग। हाँ, नहीं नहीं, मुझे ट्रैफिक उससे याद है कि इमरजेंसी व्हीकल से मुझे याद आया। तो जब मैं इंटरनेट की मार्केट पे जाके
डीएमवी की दुकान पे गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे ड्राइविंग परमिट चाहिए, लाइसेंस चाहिए, लर्निंग लाइसेंस चाहिए, और उन्होंने मुझसे कुछ सवालात पूछे जिनका मुझे जवाब देना था। उसके बाद मुझे वो अलाउ करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस लेना। तो उसमें एक सवाल था कि क्या आप चाहते हैं कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर फायर ब्रिगेड गाड़ी या इमरजेंसी फायर ब्रिगेड गाड़ी की इंडोर्समेंट हो, यानी उसका ठप्पा लगा हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इमरजेंसी होती है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी कोई बंदा नहीं चला सकता, लेकिन तो आपको इजाज़त होगी कि आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो चला सकते हैं, यानी उसके ऊपर एंडोर्समेंट ठप्पा लगा हुआ होगा। पहले मैंने सोचा बोलूँ हाँ, लेकिन फिर मैंने सोचा मुझे इतनी बड़ी गाड़ी गाड़ी का कोई तजुर्बा नहीं, मुझे नहीं चलाने आती, मुझे कोई कोर्स कर लेना चाहिए, उसके बाद मुझे वो एंडोर्समेंट लगानी चाहिए। तो मेरा वो जो आ, मेरी जो फितरत है ना लोगों की मदद करने वाली, जो कि बहुत कभी कभी बहुत मुश्किल में डाल देती है मुझे, उसने बोला कि नहीं मैं एंडोर्स कर दूं, अगर कभी ऐसा कोई सीन हुआ तो मैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी चला सकती हूँ। तो मैंने नहीं किया, तो वो भी एक ऑप्शन होता है आपके पास। अच्छा जी, उसके बाद है 33वां सवाल। इफ योर व्हीकल हैज अ स्टीयरिंग व्हील लॉकिंग डिवाइस, शुड यू एवर टर्न ऑफ द इग्निशन व्हाइल इट इज स्टिल इन मोशन। तो आपकी गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, चल रही है, और आपका स्टीयरिंग व्हील का लॉकिंग डिवाइस है, यानी आप जैसे ही गाड़ी को बंद करोगे आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो लॉक हो जाएगा। ये मैंने महसूस किया था, सीखा था, जाना था जब मैं अपने दोस्त के साथ गई थी एक ट्रिप के ऊपर। तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका जवाब भी आपको रट गया होगा कि अगर आपकी गाड़ी चल रही है और आपने बंद कर दी और आप अब आपका स्टीयरिंग व्हील जो है वो मूव नहीं हो सकता, लॉक हो गया है, तो हादसे के बहुत चांसेस हैं। तो इसका जवाब भी मुझे रट गया है। नो, द स्टीयरिंग व्हील में लॉक एंड यू कैन लूज कंट्रोल ऑफ योर व्हीकल। अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो सकते हैं, तो ना करें। चलिए, व्हाट इज़ अ कॉमन फैक्टर इन द ट्रैफिक डेथ्स ऑफ टीनेज ड्राइवर्स। जो टीनेज ड्राइवर्स 13 साल की उम्र से 19 साल की उम्र तक के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर एक्सीडेंट की, हादसों की सबसे ज़्यादा अहम वजह क्या होती है। इसका जवाब भी मुझे रट गया है। द नीड टू पुश दमसेल्फ एंड देयर कार्स टू द लिमिट। इसकी आसान मिसाल है कि जब मैं मेरे अंदर एक आजकल बुरी आदत है, मैं अपनी साइकिल चला रही होती हूँ तो वो बहुत ही फास्ट स्पीड में जा रही होती है। तो तो मैं पूरी सारी स्पीड मैंने जो ना उसकी 7 स्पीड है, मैंने सारी उसकी फुल स्पीड पे रखा हुआ होता है। तो मेरे एक तो ये होता है कि मज़ा भी आ रहा होता है, लेकिन बहुत ख़तरनाक भी नहीं करनी चाहिए साइकिल या कुछ भी, तेज़ रफ्तारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वजह ये होती है कि आप देखना चाहते हो आपकी गाड़ी कितनी तेज़ चल सकती है। तो द नीड टू पुश themselves and their cars to the limit, यानी देखना है मेरी गाड़ी की हद क्या है और मेरी हद क्या है। तो ये जो है वो एक्सीडेंट की अहम वजह है। 35वां, इफ़ यू हिट अ पार्क्ड कार एंड कैन नॉट फाइंड द ऑनर यू। तो वैसे तो ये एक कॉमन कर्टेसी की, यानी एक आम सी बात है, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप जानेंगे कि अगर आपने किसी की गाड़ी को पार्क थी और उसको आपने ठोक दिया है, तो एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप इंतज़ार करें, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप नोट छोड़ दें उस बंदे की गाड़ी पे, विंडशील्ड पे या कुछ इस तरह छोड़ दें, ताकि उस बंदे को पता चल सके कि ये हुआ था और आप आप जो है जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। तो इसका जवाब भी मुझे पता चल गया, रट गया। मस्ट लीव अ नोट ऑन और इन द कार, जो मैंने कहा उसका अंग्रेजी तर्जुमा है। 36वां, वैन इट इज़ रेनिंग यू शुड बी स्पेशली केयरफुल। जब बारिश हो रही है तो आपको सबसे ज़्यादा ख्याल कब रखना चाहिए। इसका जवाब मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता चल गया, और ये है कि एट द फर्स्ट साइन ऑफ रेन, जैसे पहले ही बारिश का खतरा बढ़े तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि बारिश कैसी होगी, कितनी तेज़ होगी या क्या, अगर यानी आपको नहीं पता कि बादल कैसे बरसने वाले हैं। तो ये भी मुझे याद हो गया, एट द फर्स्ट साइन ऑफ रेन स्पेशली इफ इट हैज़ नॉट रेन्ड फॉर सम टाइम। चलिए उसके बाद 37वां सवाल, लुक टू द लेफ्ट एंड राइट बिफोर एंटरिंग एनी इंटरसेक्शन ऑन अ ग्रीन लाइट बिकॉज। तो अगर आप किसी इंटरसेक्शन में जा रहे हैं तो आपको जो है दाखिल होने से पहले
हालाँकि ल लाइट जो है वो ग्रीन है, फिर भी आपको दाखिल होने से पहले इधर-उधर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई बंदा जो है ना उसने अ, क्रॉस कर लिया हो रेड सिग्नल, यानी उसने जो वो एहतियात नहीं की और वो बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो आपको देखना चाहिए। तो ये जवाब जो है वो मुझे याद हो गया। अदर व्हीकल्स में एंटर द इंटरसेक्शन अगेंस्ट द रेड लाइट। 38वां सवाल, अ ग्रीन पेंटेड कर्व मीन्स दैट स्टॉपिंग और पार्किंग इज। अच्छा जी, मेरे ख्याल में 38वां सवाल को जो है नेक्स्ट में करेंगे, और नेक्स्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरा कितना स्कोर है और मैंने टेस्ट पास किया है कि नहीं। ये सिर्फ एक टेस्ट है और हम एक टेस्ट ही करेंगे, बहुत 20-25 वीडियोस हो जाएंगे नहीं तो, वरना। हाँ, वैसे मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है मैं तो कर बना भी सकती हूँ, लेकिन नहीं नहीं। तो 37 सवाल हमने कर लिए हैं। हाँ, 3 सवाल हमारे रह गए हैं जो नेक्स्ट में करेंगे, और अपना रिजल्ट भी देखेंगे कि मैंने पास किया है या नहीं। बाय बाय।